हाय, गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी है आज के सास बहू और सेंसेक्स की, और आमतौर पे गुरुवार के दिन, हफ्ते के पेनल्टिमेट ट्रेडिंग सेशन के दिन मदद करने के लिए कोलकाता से ओम कैपिटल के राजेश अग्रवाल साहब जुड़ते हैं। जब मैं आके स्टूडियो में बैठ गया था शो की तैयारी, तो राजेश सर बैठे नहीं थे। अपनी धक धक बढ़ गई थी, पर राजेश सर रेडी हैं, स्क्रीन पे आपको नजर आ रहे हैं। राजेश सर आए, गुड आफ्टरनून। मैं आता हूं सर आपके पास। पहले जरा हम तक, यानी कि सास बहू और सेंसेक्स की टीम तक रीच आउट करने के तरीके जो हैं, एक वो व्हाट्सएप नंबर 7045220000 और दूसरा वो सास बहू और सेंसेक्स @nw18.com हमारा ईमेल आईडी। जो मीन्स कन्वीनियंट हो आपके लिए, उसके थ्रू प्लीज रीच आउट करते रहिए। क्विकली मार्केट स्क्रीन पर लेकर आता हूं, बुरे नहीं है भाई। है 6th स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन भारतीय बाजारों में बढ़त के साथ कामकाज का। टच वुड। आज है वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी। हम इंटरेस्टिंग जोन्स तक गए थे। मेरे ख्याल से जो इवेंचुअल टारगेट्स थे डेटा के हिसाब से, वो तो आज अचीव करके दिखाया हमने। 25 150 के थ्रेशोल्ड तक भारतीय बाजार जाते हुए नजर आए। वहां से थोड़ा सा पस्त पड़ता हुआ मार्केट, पर कोई कंप्लेंट नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बैक टू बैक बढ़िया सेशंस हम एंजॉय कर ही रहे हैं। और एक और अच्छी चीज है, ब्रेथ बढ़िया है। बढ़िया एज एन एडवांसेस के फेवर में मैं कह सकता हूं। इसमें 3:2 का रेशियो है। ये देखिए, थोड़ा बहुत वो मार्केट भी ठंडा पड़ रहे हैं, ये लकीरें भी पास आनी, लेकिन अभी भी ब्रेथ बढ़िया है। इंडेक्स हरे में है। बैंक निफ्टी कल तो अंडर परफॉर्मेंस था, 1/4% दबाव में बंद हुए थे, तो आज कम से कम इन ग्रीन है। लेकिन सारा मार्केट थोड़ा सा इस समय कूल ऑफ हो रहा है। लेकिन इस समय की सबसे बड़ी खबर है वो सेबी चेयरमैन, सेबी चीफ तुहिन कांत पांडे साहब का वो बयान कि कैश में कामकाज बढ़ाने की कोशिश, वायदा में थोड़ा बहुत और टेन्योर बढ़ाने का मन। तो पहले वो ऑलमोस्ट अलग अलग इंडेक्सेस का हिसाब किताब करें तो ऑलमोस्ट हर दिन एक्सपायरी, उसके बाद हम सिर्फ वीकली एक्सपायरी और एक ही एक्सचेंज की एक एक्सपायरी वहाँ पे पहुँचे हुए थे। ये ऐसा लग रहा है धीरे धीरे जहाँ से कहानी शुरू हुई थी ना, वहीं घूम के जा रही है। पहले सिर्फ एक मंथली एक्सपायरी हुआ करती थी, हालांकि अभी तो कंसल्टेशन पेपर वगैरह सब आना है। लेकिन राजेश सर के साथ हमने बीएससी, मैं इसीलिए बात छेड़ी इस समय क्योंकि बीएससी लिमिटेड के स्टॉक की तेज़ी को बहुत बढ़िया हमने राजेश सर के साथ राइड किया हुआ है। राजेश सर, लेकिन इंटेंशन अब क्लियर है। अगर गेमिंग बिल लेके आए थे तो वो भी इंटेंशन क्लियर था कि यहाँ पे जहाँ रिटेल फंसता है ना, बिना बात की सट्टेबाजी होती है, उन सबसे बाहर आइए। मेरे ख्याल से वो क्लियर कट इंडिकेशन हो गया यहाँ के लिए भी, और वही चीज़ अब चेयरमैन साहब कह भी रहे हैं, चेयरपर्सन साहब कह भी रहे हैं। हालांकि कंसल्टेशन होगा, सबसे बातचीत होगी, उसके बाद होगा, पर डायरेक्शनली हम जा वहीं रहे। ऐसे में मामला गड़बड़ाएगा, अच्छा खासा गड़बड़ाएगा। इन सब के वैल्यूएशंस इसीलिए आए थे क्योंकि खूब वॉल्यूम्स थे, छप्पर फार वॉल्यूम्स। अब वो ऑब्वियस है कि बहुत हद तक ड्राई डाउन होने की कगार पे खड़े हैं और ड्राई डाउन होना शुरू हुए हैं। क्या करूं, बीएससी पे मुनाफा बांध लिया जाए अब या नहीं? गुड आफ्टरनून आशीष जी। आपने सही कहा कि छप्पड़ फाड़ वॉल्यूम्स आए और छप्पड़ फाड़ रिटर्न्स आए। अगर कहा जाए तो 500 रुपया कम बोनस से मैं रिकमेंड करना चालू किया था। उसके हिसाब से अगर आप देखो तो 160 रुपया एडजस्टेड भाव होता है, उसके बाद 3000 तक गया और अब शायद 2300-2400 पे ट्रेड कर रहा है। मेरे हिसाब से ये जो एफएनओ को लेकर के जो दिक्कतें चालू हुई, वो जेन स्ट्रीट के जब खबरें आई थी उसके बाद से ही तूल पकड़ती हुई नजर आई। और कभी एक्सपायरी डेट चेंज होगा, कभी एफएनओ की समय सीमा बढ़ी जाएगी, ये सब बातें चल रही थी। और अभी कंसल्टेशन पेपर भी इशू आएगा, और जैसा आपने कहा कि सब लोगों की राय मशवरा लिया जाएगा। तो शॉर्ट टर्म के लिए मुझे बिल्कुल लगता है कि थोड़े वॉल्यूम्स पे फर्क पड़ेंगे और हो सकता है कि स्टॉक दबाव में रहे। लेकिन अगर आप स्ट्रेंथ देखो काउंटर की, तो ऐसा है कि मार्जिन्स हमेशा बढ़ते हुए नजर आए हैं लास्ट पिछले कई क्वार्टर्स से। स्टार म्यूचुअल फंड का इनका जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत अच्छी तरीका से करीब करीब 86% का मार्केट शेयर उसमें है। सीडीएसएल में 15% की होल्डिंग है इनकी। आईएनएक्स गिफ्ट सिटी में इनकी पहुंच है। बैलेंस शीट में 2000 करोड़ के आसपास का कैश पोजीशन पड़ी हुई है। और सेकेंड हाफ ऑफ
इस साल में अगर आप देखो तो आईपीओ की पाइपलाइन बहुत तगड़ी है। तो आईपीओ की पाइपलाइन तगड़ी होने से कहा इनके यहाँ लिस्टिंग के फीस भी आएंगे, नई लिस्टिंग होगी, कैश मार्केट में वॉल्यूम बढ़ेंगे, तो हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में दिक्कतें आए, नो डाउट ऑन दैट। लेकिन लंबी अवधि में ये जो भी मार्केट पार्टिसिपेंट्स है, फिर वो चाहे बीएसई हो, एनएसडीएल हो, सीडीएसएल हो, कल को एनएसई लिस्टिंग होगी, तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म की ब्लिप्स के बाद वापस से अगर लॉन्ग टर्म का कोई का नजरिया हो तो बिल्कुल इस गिरावट को एक मौके की तरह लें। निवेश करने के लिए मैं दोबारा कहूंगा, निवेश करने के लिए, ट्रेड करने के लिए ना ले। और इनफैक्ट हमने आज भी अभी इस न्यूज आने से, मैं अभी आपके साथ बैठने से 10-15 मिनट पहले हमारे जो हार्डकोर निवेशक हैं उनको बाय करने की ही सलाह दी। अरे वाह, चलिए ये था बढ़िया सा पर्सपेक्टिव। और बिल्कुल सही कह रहे हैं राजेश सर, हम कब से राजेश सर के साथ इस तेज़ी को राइड कर रहे हैं। कई बार इस शो के दौरान भी मैंने बीएसई लिमिटेड रह के बातचीत कर रखी है। अब ये थोड़ा सा समीकरण बदले थे, इसलिए मैंने कहा एक बार रिविजिट ज़रूर वो कॉल करनी चाहिए। सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर दी जाए। जयपुर, पुणे, लखनऊ जाना है। सबसे पहले जयपुर से शकुंतला बंसल मैम जुड़ती हुई। शकुंतला मैम नमस्ते, गुड आफ्टरनून मैम। कितने टाइम से शकुंतला मैम स्टॉक मार्केट में हो आप? मैं 23-24 साल से हूँ इसी मार्केट में। पहले भी मैं 1 साल पहले भी आपके पास आई थी इसी में चैनल पे। पहले आए थे 1 साल पहले? आपके साथ कनेक्ट हुई थी 1 साल पहले भी। अरे वाह, वेलकम बैक शकुंतला मैम। शकुंतला मैम कैसा चल रहा है पोर्टफोलियो? बहुत अच्छा चल रहा है, कोई कोई डाउन है अभी मार्केट। ठीक है, तो आप स्टॉक अपने खुद ही चुनते हो क्या? हाँ, मैं खुद ही डिसाइड करती हूँ अपने। अब हमारे परिवार में और लोग भी करते हैं, आपस में भी कंसल्ट कर लेते हैं, मेरे हस्बैंड भी करते हैं, सब करते हैं इसी। अरे वाह, सबके अपने अपने डीमैट अकाउंट हैं? सबका अपना अपना पोर्टफोलियो, सब अपने आप डिसाइड करते हैं। सबसे अच्छा कौन कर रहा है? अब ऐसे तो नहीं पता। शकुंतला मैम पहला सवाल कौन सा? मैं सबसे पहले तो सीएनबीसी आवाज की और आपके इस प्रोग्राम के साथ बहुत सेंसेक्स और आपकी बहुत ज्यादा फैन हूँ, और आपके पूरे पैनलिस्ट भी बहुत अच्छे हैं। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा सलाह देते हैं, उसी बेसिस पे हम तय करते हैं अपना। थैंक यू। एचडीएफसी बैंक है मेरे पास, 1200 रुपए की रेट पे 100 शेयर है। तब मैं किसको रखूं अभी, या प्रॉफिट बुक करूं, क्या करूं? एचडीएफसी बैंक 1200 की खरीद। शकुंतला मैम कोई पैसे की रिक्वायरमेंट? नहीं, ऐसा कुछ नहीं ना, अगर अच्छा स्टॉक है तो रखे रहूंगी ऐसा? नहीं, पैसे की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। राजेश सर, एचडीएफसी बैंक 1200 की खरीद, 2000 पे आके खड़ा हुआ है, मुनाफा बांध लिया जाए, या लगता है यहां से अभी और दमखम है, कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है? आशीष जी, पहले तो पैनल में जो भी महिला मित्रगण निवेशक हैं सबको नमस्कार। और इनका जो एचडीएफसी बैंक के बारे में सवाल है, मेरी ये राय है कि यहाँ पे तो अभी खरीदारी करनी चाहिए। तो आपके पास जो है वो तो होल्ड करना बनता ही है, और नई खरीदारी भी करना चाहें और लॉन्ग टर्म, जैसा कि मुझे लग रहा है आपकी बातों से आप लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टर हैं, तो खरीदारी भी कर सकती है। दुनिया का एक सबसे बड़ा बैंक, एसेट क्वालिटी बहुत स्टेबल है और लगातार स्टेबल ग्रोथ दिखाती आई है बैंक ने। रिटेल डिपॉजिट मोबिलाइजेशन बहुत अच्छा हुआ इस क्वार्टर में। पहली तिमाही में अगर आप देखेंगे तो 12% के आसपास बॉटम लाइन में जंप थी। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 20% के आसपास आ गया था। और न केवल ये बैंक बल्कि इनकी सब्सिडियरीज, चाहे वो एचडीएफसी लाइफ हो, एएमसी हो, एर्गो हो, सिक्योरिटीज, सभी शानदार काम कर रही हैं। हमारा अनुमान है कि इस साल 80,000 करोड़ के बॉटम लाइन ये बैंक डिक्लेयर करेगा, और उसी लिहाज से मैं समझता हूँ इतनी बढ़त के बाद भी ये अभी भी खरीदारी के लिए उपयुक्त है। अभी भी फ्रेश खरीदारी करी जा सकती है, उस तरह का बैंक है। तो आपकी तो 1200 की खरीद है मैम, बिल्कुल बने रहें, कोई दिक्कत नहीं। पुणे से शैली शाह जुड़ती हुई। शैली मैम हाय, गुड आफ्टरनून शैली मैम। शैली मैम, कितना टाइम आपको हो गया स्टॉक मार्केट में? आप कैसे स्टॉक डिसाइड करते हो मैम? मेरा 2-3 साल हो गया मेरे को, और मेरा लर्निंग फेज चल रहा है अभी। मैं फंडामेंटल देखती हूँ, और आईटी में जो अच्छी कंपनियां रहती है उनको ही मैं लेना प्रीफर करती हूँ। ये आईटी से प्यार क्यों? अच्छा चल रहा था आईटी अब तक, इसीलिए। 2 साल से आप बाजार में, 2 साल से तो आईटी चल के नहीं दिया है। जब मैं ले रही थी तब अच्छा चल रहा था आईटी। आप ही के आने का इंतजार कर रहा था, तब से मामला गड़बड़ा गया आईटी का। तो सारे स्टॉक पोर्टफोलियो में आईटी है?
नहीं, एक ही आईटी है, हाँ, एक ही आईटी है सर। एक ही आईटी है। अच्छा, आपका वीडियो बंद हो गया। अच्छा, आ गया आ गया। शैली मैम, कौन सा आईटी है और सवाल उसी पे है क्या? हाँ, उसी पे है। मैंने इंफोसिस लिया हुआ है, 11 क्वांटिटी है और 1925 के रेट पे लिया था। एक्चुअली उसके बाद वो 2000 तक जाके भी आया, पर मुझे लगा वो 2200-2500 तक जाएगा, तब मैं प्रॉफिट बुक करूंगी, पर अभी वो बहुत डाउन हो गया है। तो मुझे जानना है कि मैं होल्ड करूं या एवरेज कर सकती हूँ, और अगर एवरेज करना है तो अभी करूं या हाँ, कौन से लेवल पे एवरेज हो सकता है। लिया जब था तो ट्रेडिंग के लिए लिया था क्या, कि लॉन्ग टर्म का ही सोच के लिया था? लॉन्ग टर्म के लिए लिया हाँ, तो था फिर वैसे। 1925 वाला 2000 तक गया तो लॉन्ग टर्म में कोई फायदा, वो तो बनता ही था। फंस गया, बात अलग है। हाँ, है भी वैसे लॉन्ग टर्म रखने वाली कहानी, लेकिन भाव थोड़े से ऊपर के, साल के हाईज के आसपास अपने पास है। राजेश सर, सवाल आपने सुना। ए, रखे रहूं क्या? बी, और ऐड करना चाहिए क्या? और सी, ऐड करने का यही समय है क्या? देखिए, पहले तो कंपनी पे आए। कंपनी हाँ, बहुत शानदार है, मार्केट लीडर है अपनी सेक्टर की, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। मेरे हिसाब से सब इस बात को मानेंगे। अब इस वक्त अगर हालिया हालात देखे जाए तो लगातार ट्रम्प साहब के ये बयान आ रहे हैं कि पावेल साहब को इंटरेस्ट रेट कट करना चाहिए। अगर ऐसा कोई भी कट नियर फ्यूचर में आता है तो ये मान के चलिए कि वहाँ डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स बढ़ेंगे, और जिससे आईटी के जो गहरे काले बादल पूरे सेक्टर पर छाए हुए हैं वो थोड़े छटते हुए नजर आएंगे। दूसरे, इस कंपनी की खास बात की जाए तो इनकी अपसाइड मुझे एआई, क्लाउड, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, इन चीजों को लेकर लगती है। कंपनी लगातार अच्छा डिविडेंड देती है और इस वक्त जो वैल्यूएशन पे है वो बहुत कंफर्ट देते हैं। तो सलील पारेख साहब का कुछ दिन पहले एक बयान कहीं पे पढ़ रहा था मैं, उन्होंने कहा था कि एआई रेडीनेस है उनकी कंपनी में, और जिसके कारण से उनका फोकस उस और ज्यादा है। कल के अगर न्यूज़ देखें तो इन्होंने अपने एम्प्लॉइज़ को अच्छा खासा बोनस दिया है। तो ये सब चीज़ें दिखा रही हैं कंपनी स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे है, और आप चाहें तो यहाँ पर ऐड भी कर सकती हैं, बस थोड़ा-सा नज़रिया 9 से 12 महीना का रखें और होल्ड करें। क्या पता नहीं, मैंने भी पढ़ा था 80% बोनस पे आउट करा इन्फी ने। कल गजब मूव किया, उसके ऊपर आज फिर तेजी तूल पकड़ती हुई। ये खैर इन्फोसिस पे व्यू आता हुआ लखनऊ जा रहा हूं अंजलि मिश्रा जी के पास। अंजलि मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। क्या करते हो अंजलि मैम आप लखनऊ में? Hello, good afternoon. Actually, I am in a company. I work as a tech consultant in a finance company called PwC. पीडब्ल्यूसी का लखनऊ में ऑफिस है? No, currently I'm in my home location, but I'm basically located out of Pune. ओह, ओके, बढ़िया है। अच्छा अंजलि मैम, फिर जो सैलरी आती है उसका पार्ट आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, ऐसा है? Yes. ओके। अंजलि मैम, पहला सवाल। Yeah, so मैंने कुछ टाइम पहले जियो फाइनेंस के शेयर्स लिए थे, एंड आई थिंक आई वाज अराउंड 50 शेयर्स ऑन 330 पे मैंने लिया था, एंड अंबानी शेयर होल्डिंग्स के अंदर है, सो उसका ट्रस्ट मार्केट बहुत बड़ा है, एवरीबडी ट्रस्ट अंबानी होल्डिंग्स। सो एंड आई एम नॉट एबल टू सी एनी रिजल्ट्स, और मतलब उसमें कुछ ज़्यादा कोई मूवमेंट नहीं है। सो आई वॉज थिंकिंग कि उसको रिटेन करना है या फिर उसको सेल करना है, और शुड आई कीप इट फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, क्योंकि मैंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ही उस पर 50 शेयर्स बाय आउट किए थे। राजेश सर, जो मैम कह रही हैं वो सही है क्या? जिस स्टॉक पे दाव लगाया है वो सही है क्या? और अगर लॉन्ग टर्म के लिए रखना है तो ये सही विकल्प था कि नहीं था? क्या करूं? मैडम ने दो बातें कही। एक तो उन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया, दूसरे उन्हें अंबानी होल्डिंग्स पे बहुत भरोसा है, और दोनों चीजों से मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ। खास करके इस कंपनी पर अगर आए तो पहले थोड़ा सा पैसिव एनबीएफसी की तरह थी, अब आए धीरे धीरे एक्टिव कामकाज की खबरें आने लगी है। पहली तिमाही में नतीजे में बहुत शानदार जंप देखा गया। बॉटम लाइन में देखेंगे तो बहुत बढ़िया बढ़त हुई थी, इंटरेस्ट इनकम लगभग दुगना हो गया था। ब्लैक रॉक के साथ इन्होंने करार किए एएमसी और स्टॉक ब्रोकिंग के लिए। बहुत छोटे समय में 14,800 करोड़ का एयूएम इनके म्यूचुअल फंड में हो गया है। पेमेंट बैंक में स्टेट बैंक की हिस्सेदारी खरीदने के बाद फुल्ली सब्सिडियरी हो गई है उनकी, जिनके कई
जगह आउटलेट्स हो गए हैं और लैस वगैरह में भी एंटर कर रहे हैं। इन सब चीजों के मद्देनजर और खास करके इनके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को देखते हुए मुझे लगता है स्टॉक को आपको कम से कम 2 साल तक रोज भाव न देखें तो बहुत उपयुक्त तो होगा, और चाहें तो और भी ऐड कर सकती हैं। अच्छा, जियो फाइनेंशियल्स की इतनी डिटेल में चर्चा हुई तो एक बात बता दूं, इस चैनल के और जियो फाइनेंशियल्स के प्रमोटर्स सेम है, तो प्लीज़ एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से आप भी कंसल्ट कर लीजिएगा अंजलि मैम। लेकिन ये थी राजेश सर का व्यू बढ़िया सा इस स्टॉक पे। इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज़ चलती हुई, उसी स्टोरी पे बने रहेंगे। आज असल में सेबी चेयर ने जो कहा कि शायद हम डेरिवेटिव्स पे टेन्योर और बढ़ाने के मन बना रहे हैं, उसके लिए कंसल्टेशन पेपर हो सकता है जल्द लेकर आए। उसी कड़ी में यतिन की एक और बढ़िया सी एक्सक्लूसिव फर्दर ड्वेल करते हुए इस खबर पे। यतिन, गुड आफ्टरनून, क्या पिक कर रहे हो आप भाई साहब? जी, तो देखिए, क्योंकि सेबी चेयरपर्सन ने अभी कुछ समय पहले ही मीडिया को एक इंटरेक्शन में बाइट दी कि जो करंट एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इसको सही तरीके से कैलिब्रेट करने की ज़रूरत है ताकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग और हेजिंग ये दोनों पर्पस सर्व करे। उन्होंने कहा इस मामले में कंसल्टेशन पेपर भी आएगा जहां स्टेक होल्डर्स को कंसल्ट किया जाएगा, चाहे वो ट्रेडर्स हों, ब्रोकर्स हों, एक्सचेंजेस हों। हमको जो जानकारी मिल रही है एक्सचेंज के ऑफिशियल से, वो ये मिल रही है कि एक्सचेंज ने ही सेबी को इनफॉर्मली एक सुझाव ये दिया है कि वीकली एक्सपायरी के बजाय मंथली जो एक्सपायरी होती है उस पर फोकस किया जाए, और मंथली एक्सपायरी में भी एक ही दिन पे सारी एक्सपायरी की जाए। क्योंकि हो क्या रहा है कि जो वीकली एक्सपायरी है ये कोई हेजिंग का पर्पस सर्व नहीं कर रही है, नंबर 1। नंबर 2, इसमें रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं फंस रहे हैं और इनको भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। ये तो सेबी का ही डेटा है। थोड़े दिनों पहले हमने ये भी देखा है कि सरकार जो गेमिंग ऐप्स है, जो रियल मनी गेमिंग है, उस पर भी क्रैकडाउन कर रही है, क्योंकि इवेंचुअली आम नागरिकों का पैसा जा रहा है। तो इसी संदर्भ में अगर आप एफएनओ एक्सपायरी की बात करें तो वीकली में भी हमने देखा है कि ऑप्शन ट्रेड में बहुत ज़्यादा नुकसान रिटेल इन्वेस्टर्स का हो रहा है, और कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो ज़रूरत अब इन सारी चीज़ों को रिकैलिब्रेट करने की है। रेगुलेटर ने अपना व्यू दिया है, शायद कंसल्टेशन पेपर बहुत जल्द आए, लेकिन एक्सचेंजेस की तरफ से भी ये व्यू आ रहा है कि बहुत जल्द इस पे जो कंसल्टेशन पेपर है उसमें सुझाव क्लियरली एक है कि जो एक्सपायरीज हैं इसको वीकली की बदली मंथली किया जाए। ऑब्वियसली इस पे एक्सचेंजेस हैं, ब्रोकर्स हैं, इनके अर्निंग्स पे असर पड़ेगा, और जैसे वो सेबी के चेयरमैन की तरफ से आपको स्टेटमेंट्स आते हुए नजर पड़े, बीएससी, एंजल वन, सारे के सारे ब्रोकरेज स्टॉक्स, एक्सचेंज स्टॉक्स आज आपको प्रेशर में दिखाई पड़ रहे हैं। रिकैलिब्रेट मतलब फिर से सोच विचार करने की जरूरत है, सोच विचार करने के लिए, हाँ, और बदलाव जो भी है वापस घर को आ रहे हैं जहां से शुरू हुए थे। मंथली से शुरू हुई थी कहानी, वापस मंथली की तरफ जाती हुई। एक बात आपने की उससे कि दोनों एक्सचेंजेस को एक ही दिन होगा, मतलब इवेंचुअली ये सोच के चल रहा है, आप उसमें भी खेला नहीं होगा, आपको सिर्फ हेज करना है। दोनों एक्सचेंज का एक ही मंथली एक्सपायरी का दिन होगा, दोनों एक्सचेंज वहीं पे एक्सपायर करेंगे। देखिए, ये अभी प्रपोजल स्टेज में है। हाँ, थोड़े दिनों पहले हमने ये भी देखा था कि जो एक्सचेंज की दोनों की लड़ाई ऑलमोस्ट हो गई थी, या मतलब ये सही नहीं लड़ाई, मतलब एक टाइप का वो था, क्लैश था कि भाई मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे जो भी है। तो अब जो रेगुलेटर का थॉट प्रोसेस, एक्सचेंज का थॉट प्रोसेस, ये देखना पड़ेगा। लेकिन जो अभी कम्युनिकेशन हो रहा है बैक चैनल से, वो ये क्लियर कर रहा है कि जो प्रपोजल है और जो चीज़ें निकल के आ रही हैं कि भाई अगर आम नागरिकों का नुकसान हो रहा है, रिटेल इन्वेस्टर्स का नुकसान हो रहा है, हेजिंग भी नहीं हो रही है, कोई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स भी ठीक से नहीं काम कर रहे हैं, तो वीकली को बंद करके मंथली को किया जाए, और मंथली में भी एक ही दिन पे कर दिया जाए। तो देखते हैं किस तरीके से ये पूरा मामला शेप अप होता है। कंपीट करने की जरूरत ही नहीं है, मंथली में एक ही दिन होगा, आप जहां चाहें हेज कर लें अपने आप को। भाई एफएनओ का काम ही ये था, आपके पोजीशंस को हेज करने का विकल्प था वो। जी, मतलब सेबी का जो ऑर्डर आया था ना जेन स्ट्रीट वाला, उसमें ये भी लिखा था कि आप हेजिंग तो नहीं कर रहे हैं, आप ये मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो देखिए, वीकली ऑप्शंस में दिख रहा है कि मैनिपुलेशन हो रहा है, दिख रहा है लोगों का नुकसान हो रहा है, तो अगर ये बहुत एविडेंट है बात, तो इसको क्यों कंटिन्यू कर रखना चाहिए? बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले और सबसे असरदार तरीके से सीएनबीसी आवाज लगातार इस खबर पे बना हुआ है, आपको सारी डिटेल्स लाके सामने रखता हुआ। बाकी एक्सचेंज रिलेटेड सारी स्टोरी, स्टॉक्स तो स्क्रीन पे चल ही रहे हैं, पेन में आती हुई ये सारे स्टॉक्स। खैर, मुझे लगता है शो को यहीं अब समेटने का वक्त भी हो गया है। शकुंतला मैम, शैली मैम, अंजलि मैम और इवन राजेश सर, आप सबका जुड़ने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। ब्रेक एक बात बोलना भूल गया था। शकुंतला मैम, शैली मैम, अंजलि मैम जो सब आज जुड़े थे, सॉरी आप लोग की आगे क्वेरीज ले नहीं पाया था। किसी और दिन
जब राजेश सर होंगे आप तीनों को वापस पैच कर लेंगे, रिकनेक्ट कर लेंगे, आप लोग के टाइम के हिसाब से, अवेलेबिलिटी के हिसाब से आपसे फिर से बातचीत हो जाएगी। खैर आज के शो में इतना ही, ब्रेक दीजिए, ब्रेक के उस पार लेकर आएंगे आपके लिए मिड कैप मंत्र। नमस्कार।